हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 8, जिसमें हमारा जो टॉपिक दिया गया है केमिस्ट्री का धातु एवं अधातु, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये जो धातु वाला टॉपिक होता है ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। क्योंकि आपके जो 118 तत्व हैं आपकी आवर्त सारणी में, तो इनको हमें जब पता होगा कि इन तत्वों में से कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन सी अधातुएं हैं, और इनको क्यों अलग अलग डिवाइड किया गया कि जो धातुएं हैं उनमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और अधातुओं में कुछ अलग होती हैं। इस कारण से इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हमारे टोटल 118 तत्व हैं। तो इसमें आपके कुछ धातुई तत्व होते हैं, कुछ अधातु तत्व होते हैं और कुछ होते हैं उपधातु तत्व। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स आप जा कर के पहले उन्हें देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ। ठीक है, तो हमने धातु और अधातु के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है, और आपके जो तत्व होते हैं आपकी आवर्त सारणी में, तो वो भी आपको बताए हैं। S ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, P ब्लॉक के तत्व कौन से होते, D ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, F ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं। और आपके जो आवर्त सारणी का इतिहास है, पिछली बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो त्रिक मॉडल है वो किसने दिया था, तो डोवे रायनर का त्रिक मॉडल आपको बता दिया। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या थी, इसमें क्या गुण थे और क्या दोष थे। फिर उन दोषों को दूर करने के लिए जो वर्तमान में आपकी आवर्त सारणी दी गई वो मोजले के द्वारा दी गई। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था रो कितनी होती हैं आवर्त सारणी में, कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम की संख्या हमने पढ़ा था 18 होती है। ठीक है, आवर्त क्या कहलाते, वर्ग क्या कहलाते हैं, तो इससे पहले वाली क्लास आप ज़रूर देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। आज के सेशन में हम कुछ देखेंगे उपधातुएँ, जो आपकी उपधातुएँ होती हैं। जैसे हमारे टोटल कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। कितने हैं, 118। अब इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होते हैं धातुई तत्व, इनकी संख्या कितनी है, 98 है। अब इतनी सारी हमें नहीं पढ़नी होती, जो इम्पोर्टेंट होती हैं वही हमें जानना होता है। ठीक है, इसके बाद अधातु तत्व होते हैं, इसके बाद आपकी होती हैं उपधातुएं। ठीक है, तो अधातु तत्वों की संख्या कितनी है आपको बताया था, 22 होती है। अब इन अधातुओं को भी 3 भागों में बांटा। गैस धातु तत्व होते हैं, कुछ ठोस होते हैं, और एक होती है आपकी द्रव अवस्था में जो आपकी ब्रोमीन है। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको बताए थे। फिर होती हैं उपधातुएं, तो किसी किसी बुक में उपधातुओं की संख्या 5 बताई जाती है और कहीं कहीं 7 बताई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होता है वो 7 ही होता है। अभी उपधातुएं क्या होती हैं, तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो आपकी उपधातु कहलाती हैं, मेटेलॉइड कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो तत्व तत्व क्या होते हैं, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था केमिस्ट्री के, जिसमें आपको हमने पदार्थ के बारे में बताया था कि पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या कहलाते हैं, विलयन क्या होते हैं। तो सारी क्लासें आप जब पूरी क्लासें देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पहले वाले लेक्चर्स देख लेंगे यदि आप, तो ये जो आगे आने वाले लेक्चर हैं उनमें वो सारे लेक्चर हेल्प करते हैं। ठीक, अब देखते हैं, आपको ये भी बताया था कि आवर्त सारणी जो होती है उसमें जो वर्ग होते हैं आपकी, मतलब जो रो होते हैं, इनमें क्या क्वालिटी, इनके क्या गुण होते हैं। जैसे कह दिया कि वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर, क्या कहते हैं हम, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर यदि हमने कह दिया कि धातुई गुण क्या हो जाते हैं, कम होते जाते हैं। कैसे, तो आपको बता दें कि जो आपके आवर्त होते हैं, जैसे S ब्लॉक के तत्व हैं और इसके बाद आपके यहाँ पर आते हैं D ब्लॉक के तत्व, तो इनमें आपकी धातुएं हैं, क्या हैं, धातुएं हैं। फिर यहाँ पर P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, P ब्लॉक में आपकी अधातुएं आ जाती हैं, और D और P ब्लॉक के बीच में कुछ समूह बच जाते हैं, उनमें आपकी जो है उपधातुएं आती हैं। तो अभी आपको टेबल के माध्यम से ये क्लियर करेंगे कि उपधातुएं कहाँ स्थित हैं। ठीक, तो देख लेते हैं उपधातुएं कहलाती क्या हैं। तो जो धातु और अधातु दोनों के गुण दर्शाएं वो उपधातु कहलाती हैं। अब आपको जब पता होगा कि धातु क्या है, अधातु क्या है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये उपधातु, जैसे आपसे कह दिया, एक हमने उपधातु का नाम जैसे ले लिया, मान के चलिए यहाँ पर हमने एक उपधातु का नाम लिया बोरोन, जैसे हमने ले ली बोरॉन। ठीक है, क्या उपधातु का नाम लिया हमने, बोरॉन। अब जो बोरॉन होगी, जैसे एक एग्जाम्पल बस बता रहे हैं, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पर जो इसमें धातुई गुण होगा, मतलब ये
तन्य होगी। तन्य क्या कहलाती है? तन्यता जिसे कहते हैं, तो ये कहलाता है धातुओं का गुण कहलाता है। इससे क्या बनाया जा सकता है, मतलब पतली क्या बनाई जा सकती हैं, तार बनाए जा सकते हैं। इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होगा, मतलब इससे चादर बनाए जा सकते हैं। इसमें चमक पाई जाएगी। इसके बाद अधातुई गुण क्या कहलाते हैं, तो अधातुओं में जो होती हैं अधातुएं वो भंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? भंगुर होती हैं, भुरभुरे होते हैं, प्रहार करने पर टूट जाते हैं। अधातु जो होती हैं ऊष्मा विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं सुचालक होती हैं। फिर कुछ अपवाद इनके बताए थे। तो जब ये दोनों मिलाकर के क्वालिटी जिसमें पाई जाती है, जिस तत्व में, वो आपका उपधातु कहलाती है। ठीक है। अब आवर्त सारणी में इनकी स्थिति कहाँ पर है, मतलब कहाँ स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धातुएं कहाँ स्थित हैं, किस किस वर्ग में हैं, और आपकी अधातुएं कहाँ हैं, उपधातुएं कहाँ हैं। तो आवर्त सारणी में इनकी स्थिति धातु और अधातु के मध्य में है, और इनकी संख्या है टोटल 7। तो आपको इनकी संख्या याद रखनी है और इनके नाम भी याद रखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये होते हैं आपके एस ब्लॉक के तत्व समूह 1 और समूह 2 में। ठीक है। फिर ये आपके समूह 3 से लेकर के समूह 12 तक कौन से तत्व हैं, आपके डी ब्लॉक के तत्व, जिन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर आपके समूह 5 से लेकर यहाँ 13 से लेकर 17 तक क्या है, आपके पी ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी जो है 18 जो समूह होता है, इसको शून्य ब्लॉक कहा जाता है, और इसमें आपकी कौन सी तत्व हैं, तो इसमें आपके अक्रिय तत्व हैं, जिन्हें उत्कृष्ट गैसें कहा जाता है। तो इनके नाम भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है आपका कि जो आपकी उपधातुएं हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो अभी हमने पढ़ा, ये तो आपकी यहाँ हाइड्रोजन ना तो आपकी धातु है ना ही अधातु है, ऐसा माना जाता है। लेकिन आपकी जो लिथियम है, आपका सोडियम है, पोटेशियम है, रूबेडियम है, तो ये सारी क्या होती हैं, आपकी धातुएं होती हैं। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ये धातुएं हैं। फिर हमने पढ़ा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपकी क्या होती हैं, ये अधातुएं होती हैं। तो ये आपकी अधातुएं हैं और ये आपकी धातुएं हैं। और यहाँ पर आपको जो नाम दिख रहे हैं, जैसे कह दिया ये बोरान, तो बोरान क्या है, आपकी एक उपधातु है। तो हो गया ना अधातु और धातु के बीच में बोरान। इसके बाद आपकी सिलिकॉन, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप बोरान, सिलिकॉन। इसके बाद आपका जर्मेनियम, जीई जिसे कहते हैं। इसके बाद आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद आपका एंटीमनी। ठीक है। तो ये क्या होती हैं, उपधातुएं होती हैं। तो आप इनके नाम देख लें और आप मिला सकते हैं। आवर्त सारणी में आप 12th की बुक निकालेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट पेज पर आपकी आवर्त सारणी बनी हुई है। जब भी आप तत्वों के बारे में पढ़ते हैं तो इसको आपको सामने रखना है। इससे आपको जो चीज़ें हैं वो आसानी से आपके दिमाग में सेट होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपकी उपधातु बोरॉन है। बोरान के बाद क्या है, आपकी सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम है। जर्मेनियम के बाद आपकी आर्सेनिक है। आर्सेनिक के बाद आपकी एस भी एंटीमनी है। एंटीमनी के पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलेरियम है, टीई जिसे कहते हैं, और पोलोनियम है। तो ये 7 आप देख रहे हैं, ये 7 क्या हैं आपकी, तो ये 7 हैं उपधातुएं, और जो कहाँ पर स्थित हैं, आपकी अधातु और धातु के मध्य में है। अब यही पूछता है आपसे, जैसे कहेगा कि आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, ये 7 आवर्त होते हैं। और इनमें आपको बता दें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं। तो जब हम अणु परमाणु पढ़ेंगे वहाँ पर सारी चीज़ें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहलाते हैं। ठीक है। 1s1 1s2 इस तरीके से कुछ भरा जाता है। अब बाहू का नियम जो होता है, तो अणु परमाणु भी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। तो इसके बाद हम वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है आवर्त कितने हैं, 7 हैं। एक हमने कल आपको बताया था मैजिक नंबर, क्या बताया था, 2 8 8 18 18 और 36 करके। ठीक है। तो हमने एक तो ये बात लागू की थी, जैसे हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। 2 में हम 8 ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 10। और 10 किसका है, आपका नियॉन का। फिर 10 में आप 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। 18 किसका है, ऑर्गन का। फिर 18 में 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 36। परमाणु क्रमांक किसका है, आपका, तो ये क्रिप्टान का है। तो इस तरीके से चलता है। अब आप कहेंगे क्या ऊपर से नीचे ही ये नियम लागू है, तो नहीं, ये आपका दाएं से बाएं भी लागू होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे कह दिया यहाँ पर 2 8 8 18 18, तो ये हर जगह से लागू होता है, इसीलिए इसे मैजिक नंबर कहा गया है। और यहाँ पर जैसे कह दिया, पहले कितने आपके कॉलम होंगे, 2 1 2 हो गए ना, 2 फिर 8 हैं। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये कितने हैं, 8 हैं। आप स्वयं गिन सकते हैं। फिर कितने हैं, ये 8 हैं। फिर इसके बाद ये आप गिनेंगे तो 18 होंगे, ये गिनेंगे तो आप 18 होंगे। फिर इनको मिला करके बनाया जाता है तो ये 36 होते हैं।
इसके बाद ये पूछा जाता है, जैसे कह देंगे कि जो किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आपके जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। फिर जो आप नीचे देख रहे हैं इनको एंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इनको अलग से क्यों रखा गया, तो इनको आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिला था, इस कारण से इनको यहाँ पर रख दिया और इनको एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आवर्त सारणी है इसको ये आकृति दी किसने थी, स्ट्रक्चर, तो ये दिया था मेंडलीफ ने। फिर इसी में सुधार करके और अन्य तत्वों को ऐड किया गया है, तो वो किसने किया है, तो वो मोजले ने। ठीक है, तो वर्तमान में आधुनिक सारणी के जो जनक हैं वो आपके मोजले माने जाते हैं। तो आप उपधातु समझ चुके होंगे। अब जो उपधातुएं हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले बोरान, तो आपको सब मतलब कम से कम 30, कितने, कम से कम 30 जो आपके तत्व हैं शुरुआत के, उनके परमाणु क्रमांक याद रखने हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जब हम रासायनिक सूत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये काम में आते हैं। ठीक है, जैसे कह दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन सबसे हल्की धातु और भविष्य का ईंधन माना जाता है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो प्रयुक्त होता है वो आपका कार्बन है, लेकिन ऐसा माना गया है कि लगभग 60 वर्षों के बाद ये कार्बन खत्म हो जाएगा, तो फिर हम सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करेंगे, हाइड्रोजन का। इस कारण आपके हाइड्रोजन को सबसे हल्की धातु, और यहाँ ये धातुएं हैं, ठीक है, यहाँ हमने तत्व नहीं कहा, क्या कहा है, हल्की धातु या तत्व भी है ये, तो सबसे हल्की धातु मानी जाती है। और ये प्रबल धात्विक तत्व हैं, ये दो जो वर्ग दिख रहे हैं ये प्रबल धातुएं हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जब बाएं से दाएं जाते हैं तो ये धातुओं की संख्या घटती जाती, क्योंकि यहाँ उपधातुएं स्थित हैं और यहाँ आपकी अधातुएं स्थित होती हैं या अक्रिय गैसें होती हैं। तो ऐसा पूछ लेते हैं कभी कभी, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोरॉन है, बोरॉन का आपका परमाणु क्रमांक कितना है। पहले जो आपकी आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, मतलब भार पर, लेकिन इसमें कुछ असमानताएं दिखाई दी थी। कैसी असमानताएं, जैसे जिसका द्रव्यमान कम होता है उसको पहले रखना चाहिए और जिसका अधिक होता है उसको बाद में। लेकिन जो मेंडलीफ थे उनकी आवर्त सारणी में कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो गई कि जो अधिक द्रव्यमान वाले तत्व थे कुछ उनको पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वालों को बाद में रखा। तो इस कारण से ही इसको क्या किया गया था, सुधार किया। और फिर मोजले ने यह आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाई, परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, तो जैसे पहले परमाणु क्रमांक 1 किसका है, हाइड्रोजन का, 2 किसका है, हीलियम का, ऐसा पढ़ना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं, तो हीलियम, हीलियम के बाद 3 किसका है, लिथियम का, 4 किसका है आपके, बेरिलियम का, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, आपके फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। तो कम से कम आपको 30 याद रखनी है। अब आपको क्या ये पूरी सारणी याद करनी है, तो जिसको हो जाए बहुत ही अच्छी बात है, और जिसको नहीं होता तो उसको बस ये याद रखना है कि धातुएं कहाँ स्थित हैं और कौन कौन सी हैं, मतलब पूरी नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद अधातुएं, अक्रिय गैसें, सिक्का धातुएं कौन सी होती हैं। ठीक है, और ये सारणी में जो कॉलम है वो कितने हैं आपके, तो ये दिमाग में होना चाहिए। अब इसकी ट्रिक बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं हेलिना की रब से फरियाद, इस तरीके से बेटा मांगे कार स्कूटर बाबा राजी, और इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम, शक्ति भर कर मन फेंको नी कुंजन, इस तरीके से। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इसे देख लें। अब देखते हैं सबसे पहले जो बोरान है, बोरान कहाँ पर स्थित है, आप देख पा रहे हैं, ए है हमारा बोरान, समूह 13 का फर्स्ट ही तत्व माना गया है, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 5 है। ठीक है, अब जो बोरान का एक यौगिक है, अब इसको आपको ऐसा पढ़ना है, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, B2O3। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर करेंगे, बोरॉन के यौगिक B2O3 का जो उपयोग है वो बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में, बोरिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में होता है। कांच उद्योग में किया जाता है इसका प्रयोग, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं याद रखनी, बस कभी कभी आपके जो खाद्य पदार्थ भोजन वाला टॉपिक है वहाँ पूछ लेते हैं कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका प्रयोग होता है, तो बोरान का एक यौगिक है B2O3, इसका उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरी आपकी उपधातु है एंटीमनी। एंटीमनी का संकेत चिन्ह, सभी तत्वों के आपको संकेत याद रखने हैं। एंटीमनी को S भी लिखते हैं, और इसका जो यौगिक है वो है एंटीमनी सल्फाइड, SB2O3 का उपयोग दिया सलाई की तीली के सिरे पर लगने वाले ज्वलनशील पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो यहाँ क्या है आपका, दिया सलाई।
सॉरी, यहाँ पर O2 नहीं होगा आपका, O3। यहाँ पर आपका Sb2O3 नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, आप इसमें सुधार कर लें। एंटीमनी सल्फाइड मतलब Sb, और सल्फाइड आप समझते हैं क्या होता है, तो आपका होता है S2 हो जाएगा, ठीक है। तो Sb2S3, यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है। तो ये सही सूत्र है इसका एंटीमनी सल्फाइड का। Sb2S3 का उपयोग दिया सलाई की तीली के सिरे पर लगने वाला जो ज्वलनशील पदार्थ आप देखते हैं थोड़ा सा ब्लैक सी कलर का होता है, वो क्या होता है आपका एंटीमनी सल्फाइड होता है। इसका सूत्र होता है Sb2 आपका S3 होता है, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, आप सुधार करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम को Ge संकेत इसका होता है, इसका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में जर्मेनियम का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में, सोलर सेल में जर्मेनियम सीजियम का उपयोग होता है। आपकी जो परमाणु घड़ी होती है, परमाणु घड़ी में भी आपके सीजियम का ही प्रयोग होता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है पोलोनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्व है ये आपका। पोलोनियम का संकेत होता है PO। सर्वाधिक संख्या में इसके समस्थानिक हैं कितने, 27 हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस तत्व की हैं, तो वो पोलोनियम की हैं। और पोलोनियम के कितने समस्थानिक हैं, 27। अभी क्या कहलाते क्या हैं, तो जो समान गुण दर्शाते हैं उनको एक जैसी मतलब एक क्रम में रख दिया जाता है, ठीक है, समान स्थान पर रख दिया जाता है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसके सबसे ज़्यादा है 27। और पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व है। मानव निर्मित तत्वों को हम क्या कहते हैं, संश्लेषित तत्व। तो हमने अभी पढ़ा था कि आपके एक तो प्राकृतिक तत्व होते हैं जिनकी संख्या 98 करके होती है, और एक होते हैं आपके प्राकृतिक। नहीं, 98 तो आपकी धातुएं होती हैं, आप एक बार देख लें, ठीक है। तो पोलोनियम क्या है आपका प्रथम मानव निर्मित यानी संश्लेषित तत्व है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं। नेक्स्ट उपधातु है आपकी आर्सेनिक, संकेत है As। अब जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड नामक नवीनतम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। तो आपको इतनी जो अधातुएं हैं क्या कहलाती हैं और इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं याद रखनी। एक तो ये दिया सलाई वाला, एक आपका ट्रांजिस्टर वाला कि किसका प्रयोग, एक सबसे ज़्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, कुछ मुख्य पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने धातुएं तो पढ़ ली थी, उनकी प्रॉपर्टीज आपको बता दी थी, और ये भी बता दिया कि आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थित हैं। अब आपका जो समूह फर्स्ट है जिसमें आपका हाइड्रोजन लिथियम करके आता है, आपका सोडियम आता है, तो ये जो होते हैं क्षारीय धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। और जो समूह 2 होता है वो क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती हैं। तो ये भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देख ली हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट धातुएं हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। वैसे बहुत सारी धातुएं हैं, यदि आप सबकी जानकारी चाहते हैं और बहुत अच्छी मेहनत के साथ में यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप फिर इसके लिए हम आपको एक सजेशन देंगे कि आप किसी भी बुक्स को खरीद लें साइंस की, जैसे आपका लूसेंट हो गया या कुछ भी, तो उसमें बहुत सारी आपकी धातुएं और उनके बारे में, उनके जितने भी यौगिक होते हैं, किस यौगिक का प्रयोग दंत मंजन में किया जाता बनाने में, किसका प्रयोग आपके चूहे को मारने में किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आप वहाँ से देख लें, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले आपकी जो धातु है वो है सोडियम। क्या, सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na। अब आपने आवर्त सारणी में देखा होगा फर्स्ट ही आपका समूह जो होता है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम और इसके बाद आपका आता है सोडियम, ठीक है। तो ये हमारी जो सोडियम है क्या है, एक धातु है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो ये 11वें नंबर पर स्थित है। किस नंबर पर, 11वें। थोड़ा सा हम आपको यहाँ बता दें कि आपकी जो सोडियम है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप देख रहे हैं ये है हमारी सोडियम धातु और ये 11वें नंबर पर है, ठीक है। और धातुओं में भी ये कौन सी धातु है, क्षारीय धातु है। तो इस तरीके से डीपली क्वेश्चन उठते हैं, तो याद रखेंगे सोडियम परमाणु क्रमांक 11 है, अत्यंत ही क्रियाशील होती है, इस कारण से मुक्त अवस्था में नहीं रह पाती। इतनी क्रियाशील है कि ये स्वतंत्र नहीं रह पाती है बल्कि संयुक्त अवस्था में यह रहती है। मतलब इस संयुक्त अवस्था में कैसी, सोडियम क्लोराइड के रूप में पाई जाएगी, सोडियम नाइट्रेट के रूप में पाई जाएगी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बोरेट, सोडियम सल्फेट। मतलब ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि कैसी पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में। अब सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मतलब इसको प्राप्त कैसे करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके तत्व हैं उनको
गुण को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उसी को निष्कर्षण कहते हैं। तो याद रखेंगे, सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर विधि और डाउन विधि के माध्यम से किया जाता है। अब सोडियम धातु के गुण, हमने धातुओं के वैसे तो गुण पढ़ लिए हैं, तो वो तो सब में फॉलो होंगे जितनी भी धातुएं होंगी, और इसी तरह से अधातुओं के गुण अधातुओं में फॉलो होंगे। तो जैसे सोडियम, तो सोडियम आपकी धातु है, और धातुओं के गुण क्या होते हैं, धातुएं तन्य होती हैं, मतलब तन्य क्या कहलाता है कि इनसे पतले तार बनाए जाते हैं, आघातवर्धनीय होती हैं धातुएं। इसके बाद धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इसके बाद आपका अन्य गुण होता है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी सब धातुओं पर लागू होगी। तो सोडियम भी धातु है, तो ये भी कैसी होगी, चमकदार होगी, तन्य होगी, आघातवर्धनीय होगी। ठीक है। चांदी के समान सफ़ेद धातु, मतलब जितनी भी धातुएं होती हैं अधिकांशतः उनका कलर चांदी के जैसा ही होता है, केवल गोल्ड को छोड़कर। ठीक है। और एक धातु और होती है जो पीले कलर की होती है, हम आपको आगे चल करके बता देंगे। ठीक है। तो चांदी के समान सफ़ेद धातु है सोडियम, यह मुलायम होती है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है, यह पानी से हल्की होने के कारण, मतलब इसका जो घनत्व है वो कम होता है, पानी से हल्की होती है। तो पानी से हल्की होने के कारण क्या होती है, पानी पर तैरने लगती है। तथा विद्युत की कैसी होती है, सुचालक। सुचालक का मतलब इसमें यदि हम विद्युत प्रवाहित या कोई भी आवेश देते हैं तो आसानी से पार कर जाता है। ठीक है। तो ये होते हैं आपके इसके कुछ भौतिक गुण। एक और दिया है, सोडियम धातु बेंजीन और ईथर में विलेय है। विलेय क्या कहलाता है, ये आपको बता चुके हैं। एक तो होता है विलेय और एक होता है विलायक। तो यहाँ विलायक क्या होगा, जिसमें जो अपने आप में घोल ले, जैसे हमने कहा था चीनी और पानी का मिश्रण, तो जो अधिक होगा वो विलायक होता है और जो कम होता है वो चीनी है। तो यहाँ पर विलेय क्या है, चीनी है। इसी तरह से यहाँ पर विलेय है क्या, आपका सोडियम, और बेंजीन और ईथर क्या हो गया, विलायक। तो हर एक पॉइंट आपका क्लियर होगा, बस आप सारी क्लासें देखते चलें, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है विलयन क्या होता है, तो आप देख लें एक बार। अब देखते हैं इसके कुछ रासायनिक गुण होते हैं। तो सोडियम धातु को केरासिन तेल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है, तो बता दें आपको कि जो साधारण टेम्परेचर होता है, ताप होता है, इस पर तो सोडियम क्या होती है, शुष्क होती है। साधारण ताप पर शुष्क हवा मतलब ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब इस पर आर्द्र हवा लगती है तो सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि उस पर सोडियम ऑक्साइड जो होता है Na2O, इसकी सतह जम जाती है और यह जल वाष्प से संयोग कर लेती है। और जैसे ही यह Na2O आपका जो है सोडियम ऑक्साइड, यह जल वाष्प से संयोग करता है तो क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना लेता है, यह आपका सोडियम धातु बन जाती है और इसे केरासिन तेल में इसी कारण से डुबो कर रखा जाता है। तो ये इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बस याद रखना है कि जो आपकी सोडियम है ये क्या है, मुक्त अवस्था में नहीं रह पाती है, यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है और बहुत ही मतलब क्या होती, प्रभावशाली होने के कारण यह क्या होती है, केरासिन तेल के अंदर क्या होता है, डुबो करके इसको रखा जाता है। अब देखते हैं सोडियम के उपयोग क्या हैं। तो द्रवित सोडियम का उपयोग जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं इनमें ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, मतलब शीतलकों में प्रयोग किया जाता है और आवकारक के रूप में। तो ये दो फैक्ट याद रखेंगे। अब इसके यौगिक देखते हैं। यौगिक में सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र पूछे जाते हैं आपसे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। क्या होता है, NaOH होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे कहेगा कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है, पिछली बार का ये क्वेश्चन है। तो इसका सूत्र है NaOH। और कास्टिक सोडा को ही दाहक सोडा कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ है आपके NaOH का, तो पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में। अब यहाँ ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि पेट्रोलियम का भंजन जो होता है या पेट्रोलियम से जो अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको शुद्ध करने में या पेट्रोल को शुद्ध करने में किसका प्रयोग होता है, तो NaOH का। साबुन बनाने में, कागज़ सूती कपड़ों में चमक पैदा करने, कृत्रिम रेशम
के निर्माण में, रंग और रेयान बनाने में, सोडियम धातु के निर्माण में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। जैसे पूछ लिया आपसे कृत्रिम रेशम के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन में दे दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये उपयोग थोड़े थोड़े से याद रखना है, बहुत सारा है मैटर, पर आपको ये सारी चीज़ें नहीं रटनी है, बस जो इम्पोर्टेंट है वही फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। तो पहला क्वेश्चन, इसका सूत्र याद रखेंगे। ये इस तरीके से लिखा है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट। इसको धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा कहा जाता है, एक पॉइंट। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल का कालापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, मतलब आपके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और इसका भी प्रयोग पेट्रोल को शुद्ध करने में होता है। प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका भी प्रयोग होता है। सीसा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा के उत्पादन में। वाशिंग सोडे का जलीय विलयन पूछता है कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। क्षार क्या कहलाते हैं, जिसमें आपका जो pH मान है वो 7 से अधिक होता है। वॉशिंग सोडे में अपमार्जक का गुण होता है। तो ये अपमार्जक क्या होते हैं, तो हम आगे इनको भी देखेंगे। साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट का, बस यही याद रखना है आपको यहाँ। और पूछता है कभी कभी वॉशिंग सोडे का सूत्र बताइए, तो आपको पता होगा कि वॉशिंग सोडे को ही सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद पेट्रोल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है सूत्र, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा। तो इनमें थोड़ा सा ही अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, कार्बोनेट धावन सोडा। तो यहाँ बा है और यहाँ पर भी बा है, तो इस तरीके से रिलेट करके याद रख लें। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को। हाँ, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि आटे, मतलब जो आपकी जो आटे में खाने वाला सोडा यदि हम मिला देते हैं तो रोटी अच्छी तरह से फूलती हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उससे जो गैस निकलती है वो CO2 होती है, ठीक है। तो पूछेगा आपसे कि जो आटा है उसमें कौन सा, मतलब सोडा मिलाने पर जो बनी हुई रोटियां हैं वो अच्छे से फूलती हैं। आपसे ऑप्शन में देगा बेकिंग सोडा, या फिर आपसे कह देगा ये धावन सोडा, तो याद रखेंगे बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग इसका होता है। तो हमने 3 आपके सोडियम के यौगिक पढ़ लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो गया। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। अब देखते हैं ग्लोबल साल्ट। इसका सूत्र होता है Na2, क्या होता है, Na2SO4 इंटू 10H2O। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। तो देख लो आप, नया नाम है, सोडियम सल्फेट ना कह के ग्लोबल साल्ट इसे कहते हैं। और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और सोडियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा है, तथा सल्फ्यूरिक सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया करा के तैयार किया जाता है। तो ये नहीं याद रखना आपको। इसका उपयोग याद रखेंगे शीशा बनाने, कागज बनाने, दवा बनाने, सोडियम सल्फाइड के निर्माण में। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। सूत्र याद रखेंगे साधारण नमक कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, साधारण नमक। और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको कुछ याद ही नहीं रखनी, ये तो हमने डीप बता दिया कि यदि क्वेश्चन बनता है और यदि कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में रह जाती तो आप आंसर दे देंगे। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड है NaCl है, जो साधारण नमक है, समुद्री जल में पूछते हैं कि जो समुद्री जल होता है उससे किस प्रक्रिया के माध्यम से हम नमक को प्राप्त करते हैं, तो वो बाष्पीकरण प्रक्रिया होती है। और सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण मतलब फ्रीजिंग आपका मिक्सचर तैयार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। समुद्री जल में घुलनशील ठोस का 75% सोडियम क्लोराइड होता है। डिहाइड्रेशन के समय जल की जब कमी होती है तो शरीर में कौन सा तत्व कम हो जाता है आपका,
कौन सा यौगिक सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। नमक को यदि हम खुली हवा में छोड़ देते हैं तो यह हवा से नमी को सोख लेता है। इसका कारण है नमक में अशुद्धि के रूप में कौन सा आपका यौगिक उपस्थित होता है। तो ये पूछते हैं तो याद रखेंगे, नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है सोडियम परऑक्साइड, Na2O2 होता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग याद रखेंगे आप पनडुब्बी जहाज़ों और अस्पतालों आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में। पूछता है कि पनडुब्बी या फिर जहाज़ें या जो अस्पतालें होती हैं इनमें ये बंद रहती हैं तो इनमें अशुद्ध हवा फैल जाती है, उसको शुद्ध करने में किसका प्रयोग होता है। तो सोडियम परऑक्साइड सूत्र होता है Na2O2। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर। अब नए नाम याद रखेंगे आप कि चिली साल्ट पीटर किसको कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को। सूत्र होता है NaNO3। इसका उपयोग खाद्य के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट। इसका सूत्र है Na2H2O3 × 5H2O। इसे हाइपो के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है थायोसल्फेट का, तो फोटोग्राफी में नेगेटिव पॉजिटिव का स्थायीकरण करने, सिल्वर गोल्ड के निष्कर्षण में। तो ये बहुत डीप चीज़ें जा रही हैं, हो सकता है आपको याद ना रहे, तो आप के पास में यदि कोई बुक है तो आप उसमें एक बार अच्छे से समझ करके यदि इनको लगाते हैं और फिर हम यदि इनके वो क्या बोलते प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप यदि 2-3 बार चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बनी रहेंगी। ठीक है, रट करके नहीं पढ़ेंगे आप, यदि रटते हैं तो फिर आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट है बोरेक्स या सुहागा। ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसका सूत्र पूछा गया था पिछली बार। बोरेक्स का सूत्र होता है, तो आप सोच सकते हैं कि जब पिछली बार पूछा गया तो आप क्यों नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो Na2V4O7 × 10H2O। बोरेक्स को सुहागा भी कहते हैं और यह सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को सुहागा या बोरेक्स कहा, यहाँ सुहागा होगा। ठीक है, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलेय होता है। इसका उपयोग कांच, एनेमल, साबुन, मोमबत्ती उद्योग में, जल को मृदु बनाने में, चमड़ा उद्योगों में, खोल साफ करने में, चमड़े की रंगाई में। तो इसमें बस याद रखेंगे बोरेक्स का उपयोग चमड़ा उद्योगों में होता है। ठीक है, और सूत्र याद रखेंगे। नेक्स्ट है केल्विन। ये सारे के सारे आपके किसके यौगिक हैं, आपके सोडियम के। ठीक है, केल्विन का सूत्र है और प्रयोग जल की कठोरता दूर करने में होता है। अब हम देखते हैं दूसरा तत्व हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, झरनों में। और मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में कहाँ पाया जाता है, समुद्री जल में। तो ये कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। इसके बाद दिया है पौधों को हरा रंग देने वाला जो कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल होता है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किस विधि से होता है, तो कार्नालाइट अयस्क से इसका निष्पादन होता है। अब हमने कुछ इम्पोर्टेंट धातुएं और उनके अयस्क बता दिए हैं, तो फर्स्ट लेक्चर आप देख लें धातु अधातु वाला। मैग्नीशियम के भौतिक गुण वही होते हैं, सारी धातुएं चांदी की तरह चमकीली उजली होती हैं, मुलायम होती, नम्य होती हैं, प्रतन्य होती हैं। प्रतन्य कहें या तन्य का मतलब वही होता है। ऐसे मतलब आसानी से इसके तार या फीते के रूप में हम इसे बदल सकते हैं। मैग्नीशियम के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, तो फ्लैश लाइट रिबन बनाने में, फोटोग्राफी आतिशबाजी में और ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने में। मिश्र धातुओं के निर्माण में तो होते ही हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में आपकी मिश्र धातुएं देख लेंगे। मैग्नीशियम के यौगिक कौन कौन से हैं, जैसे हमने आपके सोडियम के पढ़े यौगिक, वैसे मैग्नीशियम की यौगिक हैं। तो पहला है मैग्नीशिया या मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सूत्र होता है Mg, तो मैग्नीशियम है और O ऑक्साइड होता है। तो पूछेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, तो मैग्नीशिया है। या कहेगा मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है, तो ये नहीं देगा, ये आसान होता। पूछ लेगा मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, तो वो है मैग्नीशिया का MgO। यह प्रतिदीप्तिशील प्रकाश उत्पन्न करता है, इतना ही याद रखेंगे इसमें। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होता है हाइड्रोक्साइड का सूत्र। ठीक है, जैसे कह दिया आपसे, अभी हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का Na, हाइड्रोक्साइड OH। कुछ भी पूछ ले आपसे, जैसे कह दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का OH, तो ऐसे याद रखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड श्वेत रंग का पदार्थ होता है, जल में बहुत ही कम घुलता है, यह एक क्षार है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखो इसको कहते हैं आपके
मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। उपयोग याद रखेंगे, दवा के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने में। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट SO4 होता है, सबको पता होता है, और मैग्नीशियम Mg। इसका उपयोग याद रखेंगे, कपास उद्योग में, साबुन और पेंट उद्योग में होता है। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग दस्तावर के रूप में, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3। मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रकृति में मैग्नेटाइट या डोलेमाइट, ये अयस्क होते हैं आपके मैग्नीशियम के, ठीक है। उपयोग कहाँ होता है इसका, तो छपाई की स्याही बनाने में, दंत मंजन बनाने में, चेहरे पर लगाने वाले पाउडर बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और जो मैग्नीशियम है वो एल्वा की तरह यह दवा के रूप में प्रयोग होता है, पेट की अम्लीयता दूर करने के काम आता है। तो इतने आपको मैग्नीशियम के क्या याद रखने हैं, यौगिक याद रखने हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखते हैं एल्यूमिनियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो घरों में बर्तन प्रयुक्त होते हैं या उपयोग किए जाते हैं वो किस धातु के बने होते हैं, तो वहाँ पर 4 धातुओं के नाम दिए थे, तो उसमें सबसे जो बेस्ट रहता है वो एल्यूमिनियम होता है। परमाणु क्रमांक है 13, संकेत Al है। प्रकृति में एल्यूमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है, लेकिन इसके जो यौगिक हैं इस काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। यह बॉक्साइड, कोरंडम, डायस्पोर, फेल्सपार, क्रायोलाइट, ये क्या होते हैं आपके इसके अयस्क होते हैं एल्यूमिनियम के। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तीसरा तत्व आपका एल्यूमिनियम है, और भूपर्पटी पर तो सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये हम देख लेंगे कि जो भूपर्पटी है उसमें तत्वों का क्रम क्या है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे कम कौन सा तत्व होता है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम ये यौगिक देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण, तो इसका निष्कर्षण कैसे होता है, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइड अयस्क के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। अब भौतिक गुण तो वही होंगे, सबके भौतिक गुण वही हैं कि धातुएं होती हैं तो चमकीली होती हैं, विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, आघातवर्ध और तन्य धातुएं होती हैं। तो अब भौतिक प्रॉपर्टी तो आप आँख बंद करके बता सकते हैं। अब देखते हैं एल्यूमिनियम के उपयोग कहाँ होते हैं, तो इसका उपयोग, इसकी मिश्र धातु जो बनती हैं इनसे, इनका उपयोग वायुयानों में, मोटर आदि बनाने में होता है। एल्यूमिनियम घरेलू बर्तन बनाने में प्रयुक्त, ये पॉइंट पूछा गया था पिछली बार। तार विद्युत संचालन, जो हमारे घर होते हैं, घरों में जो आपकी वायरिंग होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तार प्रयुक्त होते वो आपके एल्यूमिनियम के ही होते हैं। और जब तार बनाए जाते तो ये यही गुण क्या कहलाता है, आपका तन्य कहलाता है, वेलोसिटी जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है इसके पत्तर, मिठाई जो है, इसके जो पत्तर होते हैं वो मिठाई और सिगरेट को लपेटने में, तो आपने देखा होगा सिगरेट पर एक चमकदार सी परत चढ़ी होती है ऊपर ऊपर, वो किसकी होती है, आपकी इसी की बनी होती, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के यौगिक हैं, पहला है एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 कहते हैं। प्रयोग इसका होता है उत्प्रेरक के रूप में, फ्रीडल क्रॉफ्ट प्रतिक्रिया में होता है, पेट्रोलियम के भंजन में अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। फिर है एल्यूमिना, तो ये सूत्र याद रखेंगे कि किसका सूत्र क्या है, Al2O3 है। प्रकृति में यह कोरंडम, बॉक्साइड, नीलम, ये आपके अयस्क होते हैं एल्यूमिनियम के, तो इन्हीं रूपों में आपका एल्यूमिना पाया जाता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट उपयोग है कृत्रिम रत्न बनाने में, किसका प्रयोग किया जाता है, तो एल्यूमिना का। नेक्स्ट है पोटासेलम, इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2, मतलब इस तरीके से लिखा है K2SO4 इंटू Al2 SO4 इंटू 3 इंटू 24H2O। और ये सूत्र इम्पोर्टेंट बहुत है, क्यों, क्योंकि ये आपके फिटकरी का सूत्र है, ठीक है, इसी को फिटकरी कहते हैं। तो बोलेगा पोटासेलम का दूसरा नाम क्या है, फिटकरी। फिटकरी का सूत्र क्या है, K2SO4 Al2SO4 3 इंटू 24H2O, और इसी को पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। यह एक द्विक लवण है। उपयोग रक्त प्रवाह रोकने में, हम कहते हैं ना फिटकरी डाल देते हैं। कागज और चमड़ा उद्योगों में, जल को मृदु बनाने में फिटकरी का यूज होता है। अब देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, संकेत Ca। कैल्शियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं है। यौगिक जो है इसके कार्बोनेट, सल्फेट वगैरह के रूप में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सिलिकेट। भौतिक गुण वही होते हैं, बार बार आपको नहीं बताएंगे, यह बस याद रखेंगे कि यह अन्य धातुओं की अपेक्षा मुलायम है, लेकिन शीशा जो होता है उससे कड़वा है।
कड़ा है। अब कैल्शियम के उपयोग हैं एल्कोहल में। सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित जो जल होता है उसको यदि हमें हटाना है, प्योर एल्कोहल चाहिए, तो कैल्शियम का उपयोग उसमें करते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम के यौगिक हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड CaO सूत्र होता है। पूछता है बिना बुझे चूने का सूत्र क्या है, तो CaO है और इसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और इसी को क्विकलाइम भी कहा जाता है। उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ होता है, दुर्गलनीय पदार्थ है, जल के साथ तीव्र गति से क्रिया कर लेता है तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यह आपका बुझा हुआ चूना होगा। जब ये बिना बुझा है तो जब इससे जो यौगिक बन रहा है वो बिना बुझा होगा। इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में, निर्माण कार्य जो भवन निर्माण वगैरह होते हैं तो गारे के रूप में होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कभी भी आ जाए OH लगा होता है तो CaOH2 होता है। इसे बुझा हुआ चूना, इसे लिखने का तरीका ये है कली चूने की प्रतिक्रिया। कली चूना मतलब जो बिना बुझा चूना है उसकी प्रतिक्रिया जल से कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें, अभी हमने यहाँ देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यह एक उजला चूर्ण है जो जल में बहुत कम घुलनशील है। शुष्क बुझे हुए चूने के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो पूछ लिया जाता है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर किस गैस की प्रतिक्रिया कराने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, तो क्लोरीन की प्रतिक्रिया से। इसका उपयोग कोल गैस को शुद्ध करने, सीसा, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा, गारा, सीमेंट आदि बनाने, मकान में सफ़ेदी करने में इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण जो है इसको कहते हैं CaOCl2। औद्योगिक पैमाने पर ब्रंजक चूर्ण का उत्पादन हेसेन क्लेवर विधि के माध्यम से होता है। यह बुझे हुए चूने में जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो यह सफ़ेद चूर्ण होता है। क्लोरीन जैसी गंध निकलती है इससे। उपयोग कागज कपड़ों के भ्रंजन में होता है। कीटाणुनाशक की तरह भी इसका उपयोग है और इसका उपयोग जल को संक्रमण रहित बनाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है जिप्सम। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। सूत्र है CaSO4 × 2H2O। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। यह श्वेत रवादार ठोस पदार्थ होता है। 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये बदल जाता है। तो पूछा गया था पिछली बार एक क्वेश्चन भी कि जो आपका जिप्सम होता है इस पर मतलब कितने डिग्री सेल्सियस को गर्म करेंगे कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाए, तो 120 डिग्री। जिप्सम का उपयोग पेरिस प्लास्टर या प्लास्टर ऑफ पेरिस और अमोनियम सल्फेट खाद्य बनाने में होता है। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखेंगे क्योंकि इसका आधा होता है जिप्सम का, तो वही है 2CaSO4 × H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको कहते हैं। अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग याद रखेंगे कहाँ किया जाता, तो शल्य क्रिया जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं पट्टियों के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियाँ और उनके सांचे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोलेम। नाइट्रोलेम को कैल्शियम साइनेमाइड कहा जाता है। इसका उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है, तो ये पूछा जाता है कैल्शियम साइनामाइड। फिर है कैल्शियम फास्फेट। इसका सूत्र है Ca3PO4 × 2। कैल्शियम फास्फेट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। तो ये आज के कुछ प्रमुख यौगिक रहे, कुछ आपकी धातुओं के। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट रहेंगी जैसे ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन जो धातुएँ वगैरह होती हैं, और जो आपकी धातुएँ रह गई हैं जैसे तांबा, पारा, थोड़ा सा सिल्वर होता है, मतलब कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपकी जो धातुओं की प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, सबसे हल्की सबसे भारी धातु कौन सी, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो 1-2 लेक्चर और होंगे आपके धातु अधातु पर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है और अभी आपको तो ये बताया ही नहीं। जैसे हमने पढ़ा कि आपकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो क्या होती है, आपकी आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी संयोजकता क्या होती है, कैसे निकालते हैं, किस तत्व की संयोजकता कितनी होती है, तो अभी बहुत सारा रह गया है यहाँ पर। तो मतलब आधा कह सकते हैं कि आधा कंप्लीट हम कर चुके हैं और आधा और रह गया है, तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या कहलाती है। तो आपको परमाणु द्रव्यमान होता है और एक तो परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई मतलब कार्बन, इसको लेते हैं हम इकाई के रूप में, जिसका परमाणु द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान दिया है कितना है, 12 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है आपका, 12 होता है। तो कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं।
परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के कितने गुना भारी है। मतलब हमें अभी ये बिल्कुल डीप नहीं पढ़ना, जब हम अणु परमाणु पढ़ेंगे वहाँ इसके बारे में बताएंगे। यहाँ केवल हमने आपको कुछ तत्व लिए हैं, उनके संकेत लिए हैं, परमाणु संख्या ली है, इनको आपको याद रखना है, रट लेना है, ठीक है। ये ट्रिक वगैरह से आपको नहीं रटना है, क्योंकि वैसे भी यदि आप आवर्त सारणी बार बार देखते हैं तो ये कुछ तो कम से कम 20 तो आपको मुखाग्र याद होने चाहिए, कि जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से तो हाइड्रोजन संकेत H है, परमाणु संख्या 1 है, परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। फिर इस तरह से हीलियम 2 है परमाणु संख्या। अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि इसका डबल करके आप इसका द्रव्यमान निकालेंगे, इसको निकालते हैं अलग तरीके से, ठीक है। लिथियम का 3 है। वैसे कुछ जो तत्व हैं इनमें ये लागू तो हो जाता है, जैसे हीलियम का लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, इसका दोगुना 6 परमाणु द्रव्यमान। बोरेलियम का 4, इसका 4 दूनी 8, मतलब यहाँ ये लागू नहीं हो रहा। फिर बोरान का 5, 5 दूनी 10 हो गया। कार्बन का 6। तो ऐसे भी आप याद रख सकते यदि रख पाएँ, लेकिन जो यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, फिर यहाँ 15 हो गया। फिर फ्लोरीन का 9, यहाँ 18 होना चाहिए, यहाँ 19 हो गया। नियोन का 10, 20 हो गया। सोडियम 11, द्रव्यमान 22 हो गया। तो ये इतनी धातुएं और इनके नाम याद रखेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आपको ये भी बता देंगे कि एस ब्लॉक के तत्व, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, एग्जैक्ट इनके बारे में। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और आपका कोई यदि क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।